हेलो एवरीवन। आज हमारे यूपीएसआई 2021 के पी/क्यू की हिंदी की 5वीं कक्षा है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है। ऑप्शन में दिया है ब्रज, बांग्ला, अवधी या फिर बांगरू। तो आपकी बांग्ला होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा परंपरा से चली आ रही बात, ठीक है, क्या कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन में दिया है प्रतिश्रुति, लोकोक्ति, अनुश्रुति या फिर उपकारी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुश्रुति। अच्छा, अगर हम बात करें कि प्रतिश्रुति का अर्थ क्या होता है, तो प्रतिश्रुति का अर्थ होता है गूंज या फिर प्रतिज्ञा। अगर हम लोकोक्ति के अर्थ की बात करें तो लोकोक्ति का अर्थ होता है कहावत। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपसे पूछा है शुद्ध शब्द। ऑप्शन में दिया है अध्येता, अधियेता, अध्यात या फिर अधियेता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अध्येता। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। आपसे तत्सम शब्द पूछा है। ऑप्शन दिया है आक, आंत, अंक या फिर अंजलि। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंक। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। यानी क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 7 तक जो आपको उत्तर देना है प्रश्नों के, वो आपके इसी अनुच्छेद को पढ़कर देना है। तो आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है प्राचीन काल में जनक, ठीक है, प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह के राजा विदेह में राज करते थे। कहाँ पे राज करते थे? विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी, कह रहा मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। ठीक है, कह रहा मिथिला नगरी के राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की क्या थी? पर्ण कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। किसका शौक था? ध्यान दीजिएगा, फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं, ठीक है, मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। किस में लिप्त नहीं होते थे? सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होते थे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। क्या कहते थे? विदेह जनक कहते थे। आइए फटाक से चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? अमीरी का, फकीरी का, किसी का नहीं या फिर बाबागिरी का। तो ऑप्शन में आया था ना फकीरी का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? कैसा संबंध था? पुत्र का, दास का, सेवक का या फिर विनम्र सेवक का। तो जैसा कि हमने पढ़ा पीछे, तो उसमें दिया था ना अनुच्छेद में कि विनम्र सेवक का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा सब कुछ करने के बाद, ठीक है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि शत्रुओं का पता लगाने में, दिया था ना सुबह से शाम तक, ठीक है, अपराधी को दंड देने में और लोक कल्याण के उपाय में, इसमें क्या होते थे? ये लिप्त हो जाते थे। लेकिन कह रहा किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बधा था विदु को किसने, ठीक, अरे सॉरी, बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इनमें से कौन सा अलंकार है? आपसे अलंकार पूछा है। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, अगर हम बात करके अतिशयोक्ति अलंकार कहते किसे है, तो देखिए जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है ना, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरे जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात करें सरिता होता है, ठीक है, निम्नगा होता है, अपगा भी होता है, लेकिन आपदा नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? आपदा। ठीक है, और नदी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक होता है तरंगिणी, तटनी, सरी, सरिता, निम्नगा
अपगा, ये सब किन के हैं? ये आपके नदी के पर्यायवाची, लेकिन आपदा नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है विशिष्ट, अशिष्ट, व्यष्टि या फिर अस्थि। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि व्यष्टि। तो समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि विशिष्ट का विलोम पूछे आपसे तो साधारण होता है, और अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। अशिष्ट का क्या होता है? शिष्ट होता है, और विशिष्ट का साधारण होता है। और वहीं अगर हम समष्टि की बात करें तो इसका विलोम व्यष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? ठीक है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? ऑप्शन में दिया है कि जायसी, ठीक है, बी में कह रहा है मुल्ला दाऊद, सी में कह रहा है मुल्ला वाहजी, ठीक है, और डी में कह रहा है नूर मोहम्मद। तो कौन थे? तो वो थे आपके मुल्ला दाऊद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद थे। अच्छा, अगर इनकी हम रचना की बात करें तो देखिए इससे चंदायन हुआ, ये इनकी क्या है? रचना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ये कहना चाहता है। तो इसमें होता है कि नाक और मुंह। अब बी में कह रहा है नाक, सी में कह रहा है मुंह, या डी में कह रहा है ओष्ठ। तो देखिए जो अनुनासिक स्वर है ना, इनका उच्चारण जो है नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको अनुनासिक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? ऑप्शन में दिया है शेखर एक जीवनी, राग दरबारी, तमस या फिर कर्मभूमि, ठीक है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, यानी कि तमस, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें, देखिए जो तमस है ना, तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा 1973 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1973 में। किसके द्वारा? भीष्म साहनी के द्वारा। चलिए आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर अपने 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो, रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। इनमें कौन सा अलंकार है? आपसे अलंकार पूछा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो, रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, यमक है, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए कह रहा है कि यहाँ उषा में नागरी का, ठीक है, अंबर में पनघट का तथा तारा में घट का निषेध रहित आरोप हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होता है। कैसा हुआ? निषेध रहित आरोप हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ज्ञानोदय, आजकल, दिनमान या फिर हंस? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, हंस के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का जो संपादन है ना, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, ठीक है। आपको ये बताना है, तो होगा आपका ऑप्शन में दिया है रंगीला, मतवाला, सुधा या फिर समन्वय। तो आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, समन्वय, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर हम 17 पे। कह रहा खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन में दिया है खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, वीर गति पाना या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, वीर गति पाना, ठीक है। तो खेत रहना मतलब वीर गति पाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारत में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? मतलब सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पे? ऑप्शन में दे रहा है पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार, ठीक है। किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपका हुआ था आंध्र प्रदेश का, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें, देखिए बात है 1 अक्टूबर सन 1993 को, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1993 को तेलुगु भाषी लोगों ने, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1993 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर, किस आधार पर? भाषाई आधार पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश नामक पहले राज्य का निर्माण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? चनैनी, ठीक है, बी में कह रहा है यूसुफ जुलेखा, सी में कह रहा है लैला मजनू, डी में कह रहा है सीरीज
फरहाद किस पे आधारित है? तो आपका ये चनैनी पे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए मुल्ला दाऊद, ठीक है, डलमऊ के रहने वाले थे। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? डलमऊ के रहने वाले थे। और अपने यहाँ की लोक प्रचलित गाथा चनैनी के आधार पर इन्होंने चंदायन की रचना की थी। तो किसने की थी? आपका मुल्ला दाऊद, ठीक है, इन्होंने की थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? आपसे क्या पूछा है? शत्रु का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में कह रहा है अरि, बी में कह रहा है कुमार्गी, सी में कह रहा है कुपात्र, डी में कह रहा है सारंग। ठीक है, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है अरि। तो शत्रु का पर्यायवाची कौन है? अरि है। ठीक है, चलिए और हम बात करें कि और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं शत्रु के। देखिए एक तो आपका अरि होता है, ठीक है, फिर वैरी होता है, अमित्र होता है, दुश्मन होता है, विपक्षी होता है, ये सब आपके शत्रु के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए कह रहा है एक कोने में पड़े रहना, बी में कह रहा है बदनाम करना, सी में कह रहा है परेशान करना, डी में कह रहा है अधिक प्यारा होना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अधिक प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का पूछा है। नीरद, नीरज, नीरजा, अनिल। ठीक है, कौन सा इसमें है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नीरद। ठीक है, तो नीरद क्या है? आपका बादल का पर्यायवाची है। अगर हम बात करें कि बादल के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, देखिए एक होता है नीरद, एक होता है मेघ, अम्बुद, जलद, जलधर, वारिद, ठीक है, इत्यादि, ये सब आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन आपसे पूछा है, तो आपको ऑप्शन में दिया है फ, भ, ढ या फिर ह। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा ह। अगर हम बात करें उष्म व्यंजन की, देखिए होता है तीनों स होते हैं, ठीक है, स और ह होते हैं, तीनों स और ह होते हैं, मतलब बड़ा सा, षष्ठकोण सा, छोटा सा और ह, ये चार होते हैं आपके, ये उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा इनमें, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन पूछा है। ऑप्शन में दिया है माता, प्राण, लड़का या फिर किताब। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्राण। प्राण क्या है? हमारा बहुवचन है। ठीक है, तो प्राण जो होता है ना, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। किसमें? सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। ठीक है, जैसे लड़का का लड़के हो जाता है बहुवचन, किताब का किताबें होता है बहुवचन। ठीक है, तो ये सब एक वचन में, लेकिन प्राण हमारा हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द है। 25 नंबर कह रहा है निम्न में से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द पूछा है आपसे। कृतघ्न, कृतघ्न, कृतघ्न या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृतघ्न ऐसे ही लिखा जाता है बिल्कुल। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से पूछा है आपके। एक हमने आपको ट्रिक बताई थी, KTM 2, KTM, ठीक है, 2, K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मुर्दा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। आपसे पूछा है तालु। ठीक है, तो क वर्ग तो कंठ में आके क क ग ङ। अब तालु में आता है च छ ज झ अइया। ठीक है, क्या आता है? च छ ज झ अइया आता है, तो इसमें होगा आपका ज। ठीक है, च छ ज आया ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये ज हमारा क्या है? आपका तालु से इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए फिर से आपसे पूछा है तत्सम क्या है। ए में कह रहा है पंख, बी में कह रहा है पारा, सी में कह रहा है पवन, डी में कह रहा है पकवान। बताइए कौन सा तत्सम है इसमें? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी कि पवन। पवन हमारा क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पवन तो तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है पौन। क्या होता है? पौन। और जो हमारा पक्ष दिया, ठीक है, पक्ष, पक्ष क्या है? एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है ना वो पंख। तो पंख क्या है? एक तद्भव, और इसका तत्सम पूछा आपसे तो क्या होता है? पक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या? रीतिकाल को श्रृंगार काल, ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या फिर मिश्र बंधु ने कहा है? किसने कहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ठीक है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि पहला
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? ठीक है, कन्नड़, मराठी, हिंदी या फिर मलयालम? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, मलयालम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया था। कौन थे ये? जी शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? क्या भारोपी परिवार की भाषा है, ऑस्ट्रिक की है, द्रविड़ की है या फिर चीनी की है? तो आपकी जो हिंदी है ना, ये भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, तो हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? ठीक है, इनमें से किस उपन्यास की जो पृष्ठभूमि वो आंचलिक है? ए में कह रहा है मित्रो मरजानी, बी में कह रहा है कर्मभूमि, सी में कह रहा है मैला आंचल, डी में कह रहा है कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि मैला आंचल। ठीक है, अगर हम बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल से आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? अब देखिए कल के प्रैक्टिस सेट में भी आया था भूगोल का विलोम। क्या खगोल होता है, इतिहास होता है, पाताल या फिर समाज होता है? तो भूगोल का विलोम क्या होता है? ठीक है, भूगोल का विलोम आपका होता है खगोल। क्या होता है? खगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, या 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं कि 7 होते हैं? पहले प्रैक्टिस सेट में हमने ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, और दूसरे में भी हमने ये बताया था। तो सर्वनाम के कुल आपके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं, लेकिन अगर पूछ दे कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, अगर संख्या पूछे तो 11 और भेद पूछे तो 6। ठीक है, संख्या कितनी होती है? 11 और भेद पूछे तो 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? अब संचारी भावों की संख्या पूछिए। क्या पूछा? 36, 10, 32 या फिर 33? बताइए, ये रस से आपका क्वेश्चन है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या आपकी 33 होती है। कितनी होती है? 33, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर हम बात करें संचारी भावों की संख्या 33 है। कौन कौन से? देखिए, एक होता है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, दैन्य, ठीक है, आलस्य, चिंता, मोह, धृति, स्मृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग और फिर जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, संत्रास, विबोध, अमरस, अभिथा और फिर है आपका उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण। कितने हो गए? और एक बचा है ना, कौन सा? वितर्क। हाँ, वितर्क होता है। ठीक है, यानी टोटल आपके 33 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे किसका जन्म पहले हुआ हो? ठीक है, सॉरी, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मतलब जिनका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अग्रणी, अग्र, अग्रज या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि अग्रज कहते हैं। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम अग्रज कहते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं वीर रस में, ठीक है, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? ऑप्शन ए में कह रहा है ओज, बी में कह रहा है प्रसाद, सी में कह रहा है माधुर्य और डी में कह रहा है ये सभी। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ओज। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अदरक का तद्भव क्या है? यानी अदरक हमारा क्या है? तत्सम है। तो अदरक का तद्भव पूछा है। अदरक का तद्भव क्या होता है? तो अदरक होता है। क्या होता है? अदरक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं, अदरक का होता है ना, सॉरी, अदरक का होता है, अदरक का नहीं होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर होगा फिर अदरक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? ठीक है, पंचमा अक्षर पूछा है। क्या म है, ग है, द है या फिर स? तो पंचमा अक्षर वाला जो वर्ण होता है, जैसे क ख ग अंगा, तो अंगा हमारा क्या है? पांचवा वर्ण है। च छ ज झ अइया, अइया क्या है? पांचवा वर्ण है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है। तो प फ ब भ म क्या है हमारा? पंचमा अक्षर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट, तो अगर हम बात करें पंचमा अक्षर की तो कौन कौन से? देखिए, एक होता है अइया, ठीक है, इया, ड़, न और म, ये आपके पंचमा अक्षर होते हैं। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है?
कितनी है बताइए? 50, 53, 52 या फिर 51। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 52। देखिए अब हो गई है 53 आपकी। ठीक है, अब कितनी हो गई है टोटल? टोटल आपकी 53 हो गई है। एक विशिष्ट व्यंजन आपका बढ़ा है, लेकिन पहले हमारी 52 थी। तो जब ये प्रैक्टिस सेट में मतलब जो पेपर हुआ था तो उसमें 52 सही था, लेकिन अब जो है आपका 53 हो गया, यानी सी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसमान का पर्यायवाची पूछा है आपसे, तो आसमान का पर्यायवाची क्या रसाल होता है, व्योम होता है, वासण होता है या फिर केतन होता है? तो व्योम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर वहीं हम बात करें कि आकाश के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, देखिए एक होता है व्योम, आकाश, अंतरिक्ष, गगन, अंबर, नभ। ठीक है, ये सब क्या है आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद।